नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम खेल दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे खेलों को लेकर देश में हो रही प्रगति की। लेकिन पहले देख लेते हैं खेल मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग को। खेले भी खिले भी, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी थकान, मौज की चढ़ के मचा, सपनों की भर के उड़ा, कूदे कभी फांदे कभी और कभी मारे छलांग। हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी थकान। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 एक घंटा खेल के मैदान में। कभी मारे छलांग, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। 29 से 31 अगस्त तक पूरे देश में हो रहा है खेल महोत्सव, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025। आइए उत्साह के साथ जुड़कर अपनी क्षमता दिखाइए, एक घंटा अपने पास के खेल के मैदान में बिताइए और इस महोत्सव को और भी खास बनाइए। याद रखें, एक घंटा खेल के मैदान में। जहां 29 अगस्त देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 29 से 31 अगस्त तक एक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी फिटनेस आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व फिट इंडिया मिशन कर रहा है। खेलों को लेकर मोदी सरकार वैसे भी बहुत संवेदनशील है। इसका पता ऐसे भी चलता है कि मॉनसून सत्र में संसद के खेलों से जुड़ा एक बिल पारित हुआ और उससे पहले मोदी सरकार ने देश के लिए नई खेल नीति की घोषणा भी की। खेल देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए और देश के सम्मान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, बात करते हैं विशेषज्ञों से। 3 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। पद्मश्री दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, खेल रत्न से सम्मानित, एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी बोर्ड की सदस्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। भीम सिंह जी हैं सांसद राज्यसभा, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। भीम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम बेनीवाल, वरिष्ठ विकास अधिकारी, टॉप्स खेल प्राधिकरण भारत सरकार, भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, 1 घंटा खेल के नाम मैदान पर एक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। क्या कुछ कहना है इस बहुत ही पावन अवसर पर? खिलाड़ियों के लिए पावन अवसर है क्योंकि खेल दिवस मना रहे हैं हम लोग और उस खेल से जुड़ी हुई विभूति के नाम ये खेल दिवस मनाया जा रहा है, जिसको हॉकी का जादूगर ध्यानचंद कहा जाता है। जी, सर्वप्रथम सभी को हमारी नेशनल स्पोर्ट्स डे पे सभी को बहुत हार्दिक बधाई। एक खिलाड़ी होने के नाते ये बहुत बड़ा दिन होता है हम लोगों के लिए और उसको इतनी जोश से मनाया जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिन 4 दिन के लिए कहा गया है कि उसे लगातार मनाया जाएगा। केवल 29 अगस्त पे ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। 1 घंटा मैदान पर, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें मुझे लगता है जन भागीदारी को जो आह्वान किया गया है और जिसकी शुरुआत आज सुबह सुबह हमने देखी। चाहे हमारे खेल मंत्री मंडाविया जी हों, चाहे हमारी स्टेट मिनिस्टर जो खेलों की हैं रक्षा खड़से जी, वो स्वयं मैदान पर उतरी, खेली। और सबसे खूबसूरत बात ये कि दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ ट्रैक पर दौड़ भाग भी की गई। नए ट्रैक का ओपनिंग सेरेमनी भी हुआ क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है। तो ये सब बहुत शुभ संकेत हैं देश को खेलों की ओर उजागर करने के लिए। एक बार बार ये कहती हूं मैं हर मन से कि देश के मेडल उसकी जनसंख्या पे नहीं डिपेंड करते, देश के मेडल उसकी खेलने वाली जनसंख्या पे डिपेंड करते हैं। तो जब ज्यादा खेलेगा इंडिया तो ज्यादा जीतेगा इंडिया। मैदान पे निकलना मतलब घर से निकलिए, धूप में जाइए, खुली हवा में खेलिए, सेहत के लिए अच्छा है। और
सोशल इंटीग्रेशन होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है। लोग आपस में आजकल देखा जा रहा है शहरों में अपने कमरों में घुसकर या अपने घरों में रहते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता, लेकिन नीचे अगर प्रांगण में उतरेंगे, साथ कुछ खेलेंगे तो एक भाईचारे की भी भावना बढ़कर आएगी, जो खेलों का सबसे बड़ा मकसद है, उद्देश्य है। भीम सिंह जी, जब आज हम खेल दिवस मना रहे हैं, उससे लगभग एक सप्ताह पहले ही संसद के भीतर खेल से जुड़ा हुआ एक विधेयक भी पारित हुआ है। तो क्या माना जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है खेलों से जुड़े हुए लोगों को जो है सुविधाएं मिले, खेलों से जुड़े हुए लोगों को जो है अच्छी प्रैक्टिस मिले, अच्छे कोचेस मिले और एक पूरा स्वरूप जो है ऐसा बने देश में कि देश में खेल से जुड़ी हुई संस्कृति जो है वो पनपने लगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल प्रतिबिंब जी, आपने सही कहा। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी खेलों के प्रति पूरी अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक देश में कोई कानून नहीं था खेल के बारे में, केवल एक खेल आचार संहिता 2011 था और कोई कानून नहीं था। तो देश में पहली बार कानून बनाया गया है। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र को चुना। इसमें खेल से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए संभावित होता है, खिलाड़ी हों या खेल प्रबंधन से जुड़े हुए हों या न्यायपालिका से जुड़े हुए, सारे चीजों को समेकित करते हुए हम लोगों ने अधिनियम बनाया है, अधिनियम बिल लाया और पास किया है। अब अधिनियम भी बन चुका होगा, तो काफी इससे खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, खेलों के खिलाड़ियों का कल्याण होगा, देश में मेडल आएंगे और हम लोग को कोशिश है कि इस कानून से इतना अच्छा वातावरण रहे, खेल का वातावरण, कि 2036 में जब ओलंपिक हम लोग इस देश में कर सकें। तो काफी व्यापक ये कानून है, इससे खिलाड़ियों को और खेल जगत को काफी लाभ होने वाला है। पूनम जी, खेल नीति जब आई थी, इस सरकार ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, तब हम लोगों ने बात की थी आवाज़ देश की में। अब हम बात कर लेते हैं जो विधेयक पारित हुआ है संसद से, उसमें क्या टॉप्स को लेकर भी उसमें कुछ प्रावधान है? क्या कुछ कहना है आपका? प्रतिबिंब जी, अगर आप देखें जो न्यू स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है 2025, जैसा कि डॉक्टर भीम सिंह जी ने भी कहा कि अपने आप में परिपूर्ण है। ये एक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस और यू कैन से द स्ट्रक्चर्ड ऑटोनॉमी ला रहा है स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्स की गवर्नेंस है, और एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा है। अब कई लोगों का मानना है इंटरफेरेंस है। दिस इज नॉट इंटरफेरेंस, दिस इज अ रियल इंश्योरेंस फॉर लाइफ टाइम फॉर एथलीट्स, अपने भारत के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। अब इस गवर्नेंस बिल के आने की बहुत आवश्यकता थी। अभी एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स लॉ बन गया है हमारे देश में। जुडिशरी की एक कॉल थी, क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस के कितने सारे मामले, 350 के करीब लीगल उसमें थे, तो वो अब इंस्टीट्यूशन और मतलब एक ट्रैक पे आ जाएंगे। और और हमारी ओलंपिक एम्बिशन का एक कैटलिस्ट भी है ये जो स्पोर्ट्स बिल है। अब इतनी ही प्रॉब्लम है, उनको सबको सोल्व करने के लिए स्पोर्ट्स बिल का आना बहुत आवश्यक था। और जैसा कि भीम सर ने कहा, 2036 ओलंपिक का जो हमारा सपना है, वो उसमें बहुत बड़ा एक भागीदार रहेगा ये स्पोर्ट्स बिल। और इसके कुछ सेलियंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में नए हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। अब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा। अब तक हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रिकॉग्नाइजेशन देती थी, तो जो एनएसबी होगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, वो उनको रिकॉग्नाइजेशन देगा। उसमें एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, गवर्नेंस के, लॉ के, जो अपने आप में एक्सपर्ट होंगे। देयर विल बी अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, जो पेंडिंग मामले हैं सारे उनको फास्ट ट्रैक पे सोल्व करने के लिए देयर विल बी अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। और अलग अलग फेडरेशन के हर 4 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल होगा अपने आप में, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे जो अच्छे से इलेक्शन कराएंगे। ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा अलग अलग फेडरेशंस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा रखते हैं, चाहे वो गेम हो, ग्रास रूट पे हो, एलीट लेवल पे हो, एथलीट सेंट्रिक काम उनका हमेशा ही रहता है कि भी एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, स्पोर्ट्स साइंस इज सपोर्टेड एंड आईटी मैनेज हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में। तो जो ईसी मेंबर्स होंगे अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन में, उनका कैप रख दिया कि 15 मेंबर्स होंगे, उसमें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, वुमेन भी होंगी। तो जब स्पोर्ट्स पर्सन ईसी लेवल पे 4 मेंबर एटलीस्ट होंगे, वुमेन होंगी, तो वो उस डिसीजन मेकिंग में भी होंगे।
एंड देयर इज एज बार एज वेल, 70 ईयर्स से ऊपर आप ईसी मेंबर नहीं हो सकते या फेडरेशन में नहीं हो सकते। कुछ रिलैक्सेशन है कि आप इंटरनेशनल फेडरेशन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओवरऑल एक एथलीट सेंट्रिक फ्रेमवर्क बना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ और एथिकल सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कि आपको मतलब एथिकल कमिटी होनी चाहिए आपकी फेडरेशन में, जो अलग अलग इश्यूज होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, वुमेन के कुछ इश्यूज उनको सोल्व करने के लिए, और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगी। ये आरटीआई के अंडर है, पब्लिक अथॉरिटी है, तो आप किसी भी फेडरेशन पे आरटीआई लगा के अपना फाइनेंशियल या फिर उनकी जो भी वर्किंग है उनकी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे भी अभी प्रेजेंट में भी कई फेडरेशंस हैं जिनके इश्यूज चल रहे हैं, डी रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, तो अभी एनएसबी जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है वो एक कोई फेडरेशन अगर ऐसा इश्यू आता है उसको एड्रेस करने के लिए अपने आप में एक एडहॉक कमेटी बनाएगी जो उसको सोल्व करेगी, और उसमें भी एक्सपर्ट्स होंगे जो ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लेवल पे जिन्होंने काम किया होगा। तो ओवरऑल वी कैन से कि अब एक 2036 के हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे खेल मंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में जब ये बिल प्रेजेंट किया था बोला था, ये ग्लोबली अलाइंस्ड है, अलग अलग आईओसी मेंबर से और अलग अलग नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से इसको रिकॉग्नाइज, उनके मत लिए गए इसको बनाने के लिए, और 700 से ज्यादा जब ऑनलाइन इसमें इनपुट्स आए उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आई शुड से इट विल प्रोटेक्ट आवर नेशनल सिंबल एज वेल, क्योंकि कोई भी फेडरेशन है डी रिकॉग्नाइज है या कुछ है, वो नेशनल सिंबल को कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट जो एनएसबी से रिकॉग्नाइज होगा दे कैन यूज ओनली अवर नेशनल सिंबल। So, being an administrator, being a coach, or being an athlete, I would say this is institutional balanced, structured autonomy और accountability set करने वाला governance bill है। दीपक जी, आप भी स्वयं एक एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी बोर्ड की सदस्य हैं, और जैसा कि पूनम ने जो है विस्तार से बताया कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा इस नए विधेयक के तहत, जिसमें बीसीसीआई सहित प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ की मान्यता प्रदान की जाएगी, निलंबित की जाएगी या रद्द की जाएगी। तो कोई भी बोर्ड जो है खेलों के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं हाल ही में कजाकिस्तान से लौटी हूँ, जहाँ पे हमारी एशियन पैरालंपिक कमेटी की जनरल असेंबली थी, कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ पे इस बात की पूरे अन्य देशों में भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि सब इस बात से इतना खुश थे कि इतना एग्जेम्पलरी मूव जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस प्रकार से उनका एक फोकस अब गया है, और ये जो बिल आगे आया है, जैसा कि अभी मैम भी कह रहे थे, एक तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एक बोर्ड के तहत आनी बहुत जरूरी है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन और खासकर ओवरलुकिंग एट द इलेक्शंस, जो मैंडेट्स रखे गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैंडिडेट्स होंगे कि उनका इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उनका अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होना जरूरी है, या अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में रहे हैं तो कम से कम 2 सत्र एग्जीक्यूटिव कमिटी में वो ऑलरेडी बिता चुके हैं, ताकि एक एक्सपीरियंस और सही स्ट्रक्चर एक फेडरेशन को आगे लेकर जाए। और गुड गवर्नेंस इज द बेसिक रूल फॉर एनी फेडरेशन टू मूव फॉरवर्ड। जब से पॉलिसीज इंक्लूसिव हुई हैं, जब से दिव्यांग खेलों की ओर ध्यान गया है, जिसका मैं पूरा श्रेय आदरणीय मोदी जी को देती हूँ कि हम लोग लावारिस की तरह खेल रहे थे और ऐसे हालात पे खेल रहे थे जहां हमको एक बाथरूम तक नसीब नहीं होता था। भूल जाइए कि एक व्हीलचेयर मिले या एक प्रोस्थेटिक अच्छा मिले या हमें कोई फंडिंग प्रोग्राम अच्छा मिले। और क्योंकि जब वो नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसीज नहीं थी दिव्यांग खेलों के लिए, तो सीएसआर और स्पॉन्सरशिप्स के मुद्दों में भी हमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी। और आज हम एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि 107 देश जो सबसे पॉपुलर खेल है उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। 25 सितंबर को खुद नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह लिया है कि वो खुद इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। तो जहां पर इतना बड़ा कदम, पर जिसके लिए 107 देश जब देश में आएंगे, तो ये अपने आप में एक स्थापित करेगा कि जब गवर्नेंस राइट होता है, गवर्नमेंट की इंटेंशन राइट होती है, एक गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट होता है, तो फिर खेलों का स्तर कितना खूबसूरती से और कितनी जल्दी से ऊपर की ओर जाता है।
जी। और भीम सिंह जी, ये खेल नीति तो अभी आई है हाल फिलहाल में, और ये खेलों से जुड़ा हुआ विधेयक भी अभी पारित हुआ है, लेकिन देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं खेलने पर, और खेलो इंडिया हो चाहे खेलो सांसद जो है पूरे क्षेत्र को जो है समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सांसद हो, तमाम लोगों को खेलों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या माना जाए, खेलों की संस्कृति देश में पनपे, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार के द्वारा? देखिए, खेल से शरीर मजबूत होता है और शरीर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही सारे धर्मों के यानी शारीरिक कर्तव्यों की पूर्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री जी से अच्छी तरह से समझते हैं, और जब से वो प्रधानमंत्री जी अपना शासन संभाले हैं, वो फिट इंडिया, खेलो इंडिया, तरह तरह के नारे के साथ, कार्यक्रम के साथ वे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो कानून भी बना है, ये जो कानून है, उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। इस कानून में जैसा कि पूनम जी ने बताया है, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा, वो कोई सरकार तुरंत मनोनीत नहीं कर देगी, बल्कि सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से उस बोर्ड्स में सिलेक्ट होंगे। उसके बाद अभी जो खेल का दुनिया है वो विवादों में फंस जाता है, निर्वाचन वगैरह का। तो हम लोगों ने एक पैनल बनाया है खेल के दुनिया में, जो खेल संघ है उसके चुनाव के लिए एक पैनल बनेगा, और पैनल भी जो बनेगा उसमें फिर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ही उसमें चुने जाएंगे। और वो पैनल में कौन होंगे? तो जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा हो, या निर्वाचन आयुक्त रहा हो, या राज्यों का राज्य निर्वाचन आयुक्त रहा हो, या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहा हो, यानी कि इलेक्शन की दुनिया में जिसको व्यवहारिक अनुभव है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, इतने बड़े पद पर। तो मोदी जी के दूरदृष्टि और पक्का इरादा का ही ये प्रमाण है कि ऐसा उन्होंने पैनल बनाया। फिर पैनल के निर्वाचन के से भी अगर कोई असंतुष्ट है तो ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे? तो ट्रिब्यूनल में जजेज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रहा हो वही ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होगा, और उस ट्रिब्यूनल के सदस्य होंगे खेल स्पोर्ट्स सचिव होंगे, और एक और सचिव होंगे। तो इसका भी चयन जो भारत के सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा मनोनीत सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ये लोग सिलेक्ट होंगे। तो काफी व्यापक है। अभी आज 29 तारीख है, आज बिहार में जबकि मैं बाहर बैठा हूं, तो बिहार में आज अंतर्राष्ट्रीय खेल शुरू हुआ है आज के ही दिन। उसमें 7 देश, दुनिया के 7 देश उसमें भाग ले रहे हैं। तो मोदी जी का, जी हाँ, हॉकी का एशिया कप शुरू हुआ है आज से। जीवन के हर क्षेत्र में जैसे मोदी जी चौका मार रहे हैं, तो खेल के दुनिया में भी इस विधेयक के द्वारा छक्का मारने का काम किया है। मैं तो यही कहूंगा, और खिलाड़ियों को इसमें सहभागी बनाया गया। ये नहीं कि कोई ऐसी खेल जगत में केवल चुनाव के बल पर काबिल है, उनको खेल से कोई मतलब नहीं है। तो खेल में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है खिलाड़ी, उनको इसमें रखा गया। और फिर महिलाओं का भी ख्याल, जेंडर भी और स्पेशलाइजेशन भी, सारा कुछ इसमें किया गया है। अब दिन दूर नहीं, जैसे हम अर्थ शक्ति बन चुके हैं, दुनिया का चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति हम हैं, जैसे दुनिया में सामरिक शक्ति हैं, हम खेल शक्ति भी शीघ्र ही बन जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पूनम जी, टॉप्स और ये खेल प्राधिकरण भारत सरकार के लिए क्या इससे चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, या उसको और ज़्यादा सपोर्टिंग हैंड्स मिल जाएंगे और अधिकार मिल जाएंगे, और ज़्यादा अच्छी तरीके से खिलाड़ियों को तैयार कर पाएंगे? देखिए प्रतिबिंब जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार का फाइनेंशियल सपोर्ट देना है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को काम। अब जैसे एनएसबी बन जाएगा, एक्सपर्ट लोग होंगे, जब एक्सपर्ट लोग फेडरेशन में होंगे तो ये तो सरकार के लिए थोड़ा आसान काम होगा कि भी एक्सपर्ट लोग एक्सपर्टीज के द्वारा ही अच्छी चीजें मांगेंगे। अब जो जिस चीज की जानकारी रखता होगा वो उस हिसाब से चीजें, मतलब जो एसीटीसी प्लान होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर प्लान होता है फेडरेशन से, वो अच्छे से बनेंगे। इसके बाद टॉप्स में भी सरकार की तरफ से हर लेवल पे हर चीज मुहैया करवाई जा रही है, उसमें और सपोर्ट मिलेगा। तो ये नेशनल गवर्नेंस स्पोर्ट्स बिल और जो पॉलिसी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये दोनों जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है
सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, ये बहुत हेल्प करने वाला है। एक ग्लोबल स्टेज पे हमारा जो एक्सीलेंस का सपना है वो पूरा होगा। 2036 का जो प्लान है उसको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीली वी विल अप्रोच दैट। और इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स बिल के माध्यम से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एक पब्लिक मूवमेंट की बात कही गई थी। जैसा कि दीपा मैम ने भी कहा कि एक ना वातावरण बनता है स्पोर्ट्स कल्चर के, उससे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी में से ही हमारे क्वालिटी स्पोर्ट्स पर्सन निकल के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी अलाइन किया था जो हमारा स्पोर्ट्स बिल था। तो अगर छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों का चयन होगा, वहां पे एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी, तो अपने आप क्वांटिटी बनेगी और वहां से क्वालिटी निकलेगी। तो ओवरऑल 2025 में नेशनल गवर्नेंस बिल, जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, ये एक कैटलिस्ट काम करेगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ, 2036 के हमारे सपने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, प्लस वहां मेडल जीतने के लिए। दीपा जी, ये 1 घंटा खेल मैदान पर ये मुहिम तो अच्छी है और प्रयास भी अच्छा है, लेकिन हम देख रहे हैं विशेष तौर पर शहरों में, भारत के शहरी क्षेत्रों में मैदानों की कमी होने लगी है और जो छोटे मोटे पार्क हैं वहाँ पर बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। तो जो बेसिक है क्या उसको भी सुधारने का कोई प्रावधान इस विधेयक में है या फिर हमारी नई खेल नीति में है? जिस प्रकार से 3 दिन 4 दिन लगातार खेल दिवस को अहमियत दी जा रही है कि उसे मनाया जाएगा, स्वयं खेल मंत्री, प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो जब वो कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, अगर ऊपर से ही ये बात की चर्चा की जाएगी और इसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एज एन एक्ट एंड एज अ प्रॉपर रेगुलेशन के रूप में लिया जाएगा, तो उसका असर डेफिनेटली ट्रिकल डाउन होगा। एक माहौल बदलेगा और माहौल बदलेगा तो लोग इस चीज को पहचानेंगे। आपने बिल्कुल कहा कि दर्द बहुत होता है जब आपको किसी स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है स्पोर्ट्स डे वाले दिन और वहां पे खेलों का प्रांगण ही नहीं होता, तो थोड़ी सी दिल में टीस जरूर उठती है खिलाड़ी होने के नाते। लेकिन अब जब फोकस आया है और हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमें हमारी देश को एक स्पोर्टिंग नेशन भी बनाना है और खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया का नारा जो मोदी जी ने दिया है, और उसपे वो खुद भी आपने सही कहा कि बिल तो आज आया है लेकिन इस दिशा में कार्य पहले से हो रहा है। जैसे महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ाई गई है और उसे मैंडेट किया गया है, उसका असर पहले से दिख रहा था। जब मैं पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनाई गई थी 2020 में, वो एक ऐसा वक्त था मेरे टेन्योर के दौरान, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो ओलंपिक जो फेडरेशन है उसकी प्रेसिडेंट पीटी उषा जी रही, पैरालंपिक की मैं रही, हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुचादा चतुर्वेदी जी रही, हमारी डीजी नाडा जो रही, जो एंटी डोपिंग एजेंसी की जो डीजी रही, वो रितु सैनी जी रही। खेलो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एकता जी रही, जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी वो राधिका श्रीमन थी, और आज हम देख रहे हैं कि हमारी खेल मंत्री में से एक मंत्री महिला है। तो ये महिलाओं की भागीदारी का एक इंडिकेशन उन्होंने आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से ही दे दिया था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इकोसिस्टम में हम अगर चाहते हैं कि हमारा खेल और हमारा देश अव्वल नंबर पे आए, हम टॉप 5 में आए, हम टॉप 10 में आए, वो तभी मुमकिन होगा जब महिलाएं भी मेडल जीतेंगी। क्योंकि अब सारे पैरालंपिक, ओलंपिक जेंडर न्यूट्रल हो रहे हैं। पेरिस 2024 में जितने खेल मेडल के पुरुषों के लिए थे उतने ही महिलाओं के लिए थे, और अगर महिलाएं खेलेंगी ही नहीं तो वो आधे मेडल हम कहाँ से जीतेंगे। तो मुझे लगता है इस बिल का बेहद खूबसूरत असर भी पड़ेगा और खेलों में फोकस एजुकेशन सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि बचपन से ही बच्चे जब खेलेंगे वो तो स्कूल से ही स्टार्ट होता है, और इतना अगर मैंडेट फोकस रहेगा तो स्कूल भी इस बारे में विचार करेंगे कि, और ये मेरा निवेदन भी है शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा मंत्रालय से, कि स्कूलों को भी एनकरेज किया जाए कि उनके एरिया में खेलों का मैदान हो ताकि बच्चे 1 घंटा रोज मैदान में खेले। जी भीम सिंह जी, ये देखा गया है कि खेलों की दुनिया पर भी आधिपत्य है गोरों का, यूरोपीय देशों का, अमेरिका का, और भारत के बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनमें वो सारे तत्व समाहित हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल में या स्पर्धा में होने चाहिए, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनको स्थान नहीं दिया जाता।
कबड्डी के कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो प्रतियोगिताएं होने लगी हैं, लेकिन खो खो भी एक ऐसा ही खेल है। और हम देख रहे हैं कि जिम्नास्टिक जो है वो शारीरिक सौष्ठव से जुड़ा हुआ एक खेल है। उसमें तो बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा मेडल शायद उसी में हुआ करते हैं। तो क्या हम योगा को भी खेल प्रतिस्पर्धा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रतियोगिता में समान रूप से स्थान दिला पाए, इसका भी कोई प्रावधान है क्या इस विधेयक में? देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने खेल को प्राथमिकता दिया है और जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है और उभरा है, जिस तरह से सामरिक शक्ति बना है, तो खेल की शक्ति भी हम जरूर बनेंगे। पहले तो कि जो हमारे यहाँ पारंपरिक खेल हैं उनको हम लोग शामिल कराने का कोशिश करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग और स्पोर्ट्स संघ के लोग उसको कोशिश करेंगे। दूसरा कि हम इसका वातावरण बदलना चाहते हैं। पहले वातावरण नहीं था, अब इसको मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, लेकिन अब एशियन गेम्स हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, तो क्या क्या हो गया, उसमें कुछ दूसरा खेला हो गया। तो ये जो विधेयक लाया गया है, इसे यही पारदर्शिता और खेल तक सीमित हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, अनैतिक काम नहीं हो, ये सारे चीजों के लिए किया गया है। सरकार तो कर ही रही है, और जब भारत के प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं तो अन्य जगहों से भी प्रयास हो रहा है। मैं महिला, बाल विकास, शिक्षा, खेलकूद और युवा कार्य का समिति जो है, स्थायी समिति, उसका मैं सदस्य हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि समिति भी इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है। जो पार्लियामेंट की समिति है, दोनों सदनों की समिति होती है, समिति भी जो पब्लिक सेक्टर्स जो है उनको बुलाती है, उनको कह रही है, पीएसयूज को, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, कि आप खेल में इन्वेस्ट करें। तो ये सारा चीज जो है, जितना प्रयास हो रहा है, चतुर्दिक प्रयास के द्वारा हम खेल में भी बहुत आगे होंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। जी, और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जो है वो किसी राष्ट्र की संपन्नता का भी कहीं ना कहीं प्रतीक बन गया है, सूचक बन गया है। एक बात है, तो उस क्षेत्र में भी जो है ये विधेयक और ये हमारी नई खेल नीति कारगर साबित होगी, एक बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को, युवाओं को खेलने का अवसर देना बेहद आवश्यक है, उनके शारीरिक सौष्ठव के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए भी। आप तीनों मेहमानों ने समय निकाला। जी, शारीरिक शक्ति पर मैं कहना चाहता हूं कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर जोश की, तभी जवानी पाती जय। क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ संपन्न करेंगे हम आज का ये कार्यक्रम, और आपने विशेष बना दिया है, आप तीनों विशेषज्ञ मेहमानों ने। और आज मुद्दा आपका में इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।